हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। और आज देखेंगे 12 अगस्त का करंट अफेयर, और यहाँ पे देखते हैं आपको क्या आज नया सीखने को मिलता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। ओके, तो देर कर तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। साल 1974 में भारत सरकार और किस देश की सरकार के बीच में समझौता होने के बाद भारत सरकार ने कच्चा तीवू आइलैंड का स्वामित्व उस देश को सौंप दिया। अब ये आपको पता है, कच्चा तीवू आइलैंड को लेकर बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं, बहुत सारे न्यूज एजेंसियों ने इसको कवर किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मानसून सत्र में, ठीक है, जब उनके खिलाफ, जैसे भाजपा के खिलाफ कहने मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो उस समय उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, ये कच्चा तीवू आइलैंड के बारे में जिक्र किया। तो वहां से एक प्रश्न निकल के सामने आया। ठीक है, ये आइलैंड 1974, ठीक है, 1974 से लेकर 76 के बीच में, 1974 से लेकर 76 के बीच में जो श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट हुआ था, तो ये श्रीलंका से बिलोंग करता है। श्रीलंका को सौंप दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में। तो 1974 से 76 के बीच में जो समझौता हुआ था श्रीलंका को लेके, ठीक है, श्रीलंका और भारत को लेके इस कच्चा तीवू आइलैंड को, तो उस समझौते के तहत भारत ने इस आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कच्चा तीवू आइलैंड का स्वामित्व इस समय श्रीलंका के पास है, श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गेव कच्चा तीवू टू श्रीलंकन आइलैंड। ठीक है, श्रीलंका को ये आइलैंड दे दिए थे उस समय, तो उस बात का यहाँ पर जिक्र किए थे। तो आपको बस इतना समझना है कि कच्चा तीवू आइलैंड इस समय किसके कंट्रोल में है, तो श्रीलंका के कंट्रोल में है। और इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे है ये, तो मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे दिखेगा आपको श्रीलंका, ठीक है, ये अपना सुंदर भारत है। यहाँ पे साउथ में देखेंगे तो यहाँ दिखेगा श्रीलंका, और यहाँ दिखेगा तमिलनाडु, और श्रीलंका और बीच श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में यहाँ देखेंगे तो दिखेगा पाक स्ट्रेट। ठीक है, यही लोकेशन यहाँ पे जूम कर लीजिए। ओके, यहाँ पे जब जूम करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा श्रीलंका आपको, और यहाँ पे दिखेगा तमिलनाडु का पार्ट। ओके, तो यहाँ पे दिखेगा पाक स्ट्रेट, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, और ये वाला जो लोकेशन है ना, यहाँ पे यही है कच्चा तीवू आइलैंड। कच्चा तीवू आइलैंड, ये जो जाफना है, श्रीलंका का जो जाफना जिला है ना, उसी के पार्ट में ये आता है कच्चा तीवू आइलैंड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ दिखेगा आपको एडम ब्रिज, तो आपको लोकेशन पता चल गया कि ये कच्चा तीवू आइलैंड कहाँ पे है और इस समय किसके कंट्रोल में है या किसके पास में है। तो ये श्रीलंका गवर्नमेंट के पास में है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये चर्चा में था तो इतना आपको जानना यहाँ पे जरूरी था। अगले प्रश्न की तरफ चले, तो अभी हाल ही में आए तूफानों की कुछ सूची में यहाँ पे दिया हूँ, उसको मैचिंग कराना है आपको, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे तूफान है और यहाँ पे सागर और महासागर के नाम है, कहाँ पे ये आए हैं वो आपको बताना है। तो अभी हाल ही में डोरा तूफान चर्चा में था, स्टॉर्म चर्चा में था, तो वो आपको बताना है। ठीक है, एक तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं या विश्व का मैप देख रहे हैं, इस रीजन में हिंद महासागर में जो तूफान आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम साइक्लोन बोलते हैं। इधर जब आप देखेंगे यहाँ ईस्ट चाइना सी या चाइना सी में जब कोई तूफान आता है इधर, तो इस समय इसको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। और इस रीजन में यानी कि अटलांटिक वाले ओशन में, पैसिफिक ओशन में इधर कोई तूफान आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, इधर कोई तूफान आता है तो नॉर्मली इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। तो अभी हाल ही में डोरा, ओके, डोरा हरिकेन आया था या स्टॉर्म कह सकते हैं। तो ये हरिकेन या जब हरिकेन बोल रहा हूँ तो ये प्रशांत महासागर में आया होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। डोरा जो है अभी तूफान प्रशांत महासागर में आया है, और जो हवाईयन आइलैंड है ना, वहाँ पे तबाही मचा रहा है। बिपरजॉय की बात करें तो ये अभी हाल ही में अरब सागर में देखा गया था, जिसके कारण गुजरात और राजस्थान में काफ़ी तबाही देखी गई थी, मतलब इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था। और डक्सूरी की बात करें, डक्सूरी अभी दक्षिण चीन सागर में देखने को मिला था। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे डिटेल में दिखा देता हूँ, मतलब इनकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो डक्सूरी आया था ना, ये पूरा विश्व का मैप है, ये चाइना वाला पार्ट है, तो ये है साउथ चाइना सी, और इसी में दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे साउथ चाइना सी देखेंगे तो साउथ चाइना सी की जो बाउंड्री है ना, वो 9 डैश लाइन से यहाँ पे बताई जाती है कि ये इसकी बाउंड्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 डैश लाइन है ये निर्धारित करती है कि साउथ चाइना सी की बाउंड्री कहाँ पे है। इस बात को ध्यान रखेंगे।
ठीक है। तो ये बाउंड्री है साउथ चाइना सी की, और ये चाइना जो है ना, इसी यहाँ यहीं पे चाइना को ये डकसुरी जो स्टॉर्म था, तूफान था या टाइफून था बोल सकते हैं, अभी चाइना को बहुत ही बुरी तरह से हिट किया है। ओके, आगे चले। तो अभी जो डोरा तूफान है वो कहाँ पे आया हुआ है, तो ये विश्व का मैप है, और ये है ये है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये जो आइलैंड देख रहे हैं ना यहाँ पे प्रशांत महासागर में, ये जो आइलैंड है यही है हवाईयन आइलैंड। इसको जूम कर दीजिए तो यहाँ दिखेगा आपको हवाईयन आइलैंड, और ये दिखेगा यूएसए, ठीक है। तो यूएसए कंट्रोल में हवाईयन आइलैंड, और यहीं पे अभी आया है डोरा तूफान, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बिपोरजय की बात करूँ तो बिपोरजय कहाँ पे आया, तो फिर से अगेन ये विश्व का मैप है, अपना सुंदर भारत है। अब यहाँ पे देखेंगे अरब की खाड़ी, ठीक है, इसको जूम करके देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है। यहाँ पे देखिएगा अरब की खाड़ी, यहीं पे आया था बिपोरजय तूफान, जो गुजरात और यहाँ पे राजस्थान को बुरी तरह से हिट किया था। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे प्रश्न की तरफ। तो भारत सरकार की स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये जो स्कीम है स्पेशल असिस्टेंट देने की राज्यों को, ठीक है, उसके तहत, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा पहला मॉल कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, यूनिटी मॉल। तो इसका सही जवाब है उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में भारत का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका कन्फर्मेशन मिल गया है। अब कहेंगे कि ये यूनिटी मॉल क्या है, ओके, यूनिटी मॉल क्या है, और जो ये शब्द इस्तेमाल किए हैं इसमें, स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24, बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है। तो ये सब क्या है, तो मैं ये सब बता दे रहा हूँ क्या, ठीक है, एक एक लाइन में यहाँ पे देख लीजिए ये सब क्या है, ठीक है। जो ये स्पेशल असिस्टेंट दिया जा रहा है ना, आपको पता होगा जब कोविड-19 आया था उसके बाद से बहुत सारे राज्य जिनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी, ठीक है, वहाँ पे, और कहने का मतलब उनके पास जो है ना धन की कमी हो गई थी, जिसके कारण वो अपने राज्य में रोजगार नहीं दे पा रहे थे, नए नए के तरीके के मतलब नए नए रोजगार डेवलप नहीं कर पा रहे थे, नए स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कर पा रहे थे, मतलब पैसा उनके पास कम पड़ रहा था। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा कि मैं केंद्रीय बजट में ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि मैं अगले 50 वर्ष तक के लिए, अगले आने वाले 50 वर्ष तक के लिए मैं आपको ऋण दूंगा, ठीक है, वो भी ऋण दूंगा तो वो भी नाम मात्र का, उस पर आपको ब्याज रिटर्न करना है, नहीं तो नहीं ये करिएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको ऋण दूंगा ताकि आप अपने राज्य में क्या कर सकेंगे, डेवलपमेंट कर सकेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे, स्ट्रक्चर निर्माण कर सकेंगे, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें वो कर सकेंगे, इसलिए ये स्पेशल असिस्टेंट आपको दी जाएगी, ठीक है। उसी स्पेशल असिस्टेंट के तहत केंद्र सरकार क्या कर रहा है, भारत के प्रत्येक राज्य में, ठीक है, भारत के प्रत्येक राज्य में एक यूनिटी मॉल बनाएगा। केंद्र सरकार भारत के प्रत्येक राज्य में एक यूनिटी मॉल बनाएगा। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, तो इसके उज्जैन शहर में जब ये प्रथम यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है ना कि यूनिटी मॉल में ये किया जाएगा कि जो मध्य प्रदेश के इस जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले जो उत्पाद होंगे वो तो इस यूनिटी मॉल में रखे जाएंगे। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश का कोई स्पेशल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है तो वो भी इसमें रखा जाएगा, राजस्थान का भी रखा जाएगा, गुजरात का भी रखा जाएगा, महाराष्ट्र का रखा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का रखा जाएगा, साउथ का रखा जाएगा। तो इस तरह से पूरे भारत यानी पूरे पैन इंडिया का, पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का जो स्पेशल प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे रखे जाएंगे हर एक राज्य से। तो इससे एक यूनिटी बनेगी पूरे भारत में, इसलिए इसको यूनिटी मॉल नाम दिया गया है, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यूनिटी मॉल अभी पहला भारत का कहाँ बना है, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट बजट 2023 में ही निर्मला सीतारमण जी द्वारा दे दिया गया था। ओके, इन्होंने कहा था कि जो यूनिटी मॉल है ना वो प्रत्येक राज्य के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं या राज्यों की जो राजधानी है वहाँ पे ये बनाया जाएगा। ओके, तो इस प्रश्न का जवाब यहाँ पे आपको मिल गया कि उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे राइस प्राइस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया, ठीक है। तो ये राइस जो प्राइस इंडेक्स है ना, इसको कौन सा संस्थान या कौन सा इंस्टीट्यूशन द्वारा लॉन्च किया जाता है ये आपको बताना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में जो राइस है उसकी जो प्राइस थी ना वो हाइक हो गई थी, मतलब हाइक मतलब बहुत ही ऊंची दरें वहाँ पे पहुँच गई थी। और क्यों पहुँच गई थी वो भी मैं एक लाइन में बता दूंगा। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे FAO, ठीक है। FAO द्वारा राइस प्राइस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया था, ठीक है। अब ये देखिए जो मतलब चावल है वो
उसकी प्राइस क्यों हाई चली गई? क्योंकि अभी आपको पता होगा कि भारत ने जो गैर बासमती चावल है ना, उसके निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध करने मतलब ये नहीं कि हम पूरे तरीके से हम बैन करते हैं, हम किसी को जो भी किसी भी देश को अगर ज़रूरत है तो उसको चावल नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। भारत ऐसा नहीं कह रहा था। भारत का कहना ये था कि हम अपने निर्यात को कम कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी में है, कहीं अगर गरीबी या भुखमरी बहुत ज़्यादा है, उसको चावल की ज़रूरत है, तो मैं चावल उसको दूंगा। लेकिन मैं इस तरह से जो निर्यात अब हम लोग करते हैं ना, उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना चाहता हूँ। तो इसके कारण विश्व में चावल की जो मतलब डिमांड थी वो बढ़ने लगी। तो IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो भी अर्ज किया भारत से, रिक्वेस्ट किया कि भैया आप ये काम करिए कि चावल को थोड़ा सा मार्केट में डालिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से राइस का दाम बढ़ने लगा। और इधर थाईलैंड कह रहा है कि थाईलैंड भी एक सेकंड कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, और वो कह रहा है कि हम चावल का उत्पादन अपने किसानों से कम कराएंगे, क्योंकि चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, यानी कि जल लगता है, और जल हमारे यहाँ बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, कहने का मतलब जल की कमी है हमारे यहाँ। तो इस सब बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण से चावल के दाम क्या हुआ, बढ़ने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे FAO ने राइस प्राइस इंडेक्स जारी किया, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कौन राइस प्राइस इंडेक्स जारी करता है, तो FAO करता है। और FAO की बात करें ना, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो आपको रोम, इटली में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे प्रश्न नहीं, मैं न्यूज की तरफ कवर कर रहा हूँ इसको। देखिए, अभी आपको पता है कि नाइजर जो है ना, नाइजर देश, नाइजर और नाइजीरिया दो अलग अलग कंट्री है। मैं आपको अभी पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए नाइजीरिया यहाँ पड़ेगा जिसकी राजधानी है अबूजा, ठीक है, और ये नाइजर है यहाँ पे, ठीक है। नाइजर अलग है, नाइजीरिया अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको पता है कि नाइजर संकट चल रहा है। नाइजर में अभी कू हो गया था, नहीं कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हो गया था। इस न्यूज़ को मैं बहुत पहले, एक हफ्ता पहले ही कवर कर लिया था, जब ये वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था तभी कवर किया था। तो यहाँ पे सैन्य जब तख्ता पलट हुआ है, तो भारत ने कहा, ठीक है, भारत ने अपने नागरिकों से कहा कि आप जितना जल्दी हो ना अफ्रीका कंट्री को, मतलब अफ्रीका के जो नाइजर कंट्री है उसको आप छोड़ दें, जितना जल्दी हो सके वो छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे युद्ध होने की संभावना है। क्यों युद्ध होने की संभावना है? क्योंकि जो वहाँ पे इकोवास ग्रुप है ना, ठीक है, जो पश्चिम अफ्रीका में एक संगठन है जिसे हम इकोवास के नाम से जानते हैं, इकोवास ग्रुप है ना, उसने कहा है नाइजर के सैन्य कर्मियों से कि आप लोग जो गणतंत्र रूप से, यानी कि लोकतंत्र तरीके से जो सरकार चुनी गई थी उसको आप सत्ता हस्तांतरण कर दीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, थ्रेटन करेंगे, अपने फोर्स को मतलब ज़बरदस्ती आपके देश में घुसाना पड़ेगा। इकोवास ऐसा कह रहा है। अब कहेंगे इकोवास क्या है, तो इकोवास के बारे में मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। इकोवास क्या है? इकोवास जो है ना, इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए, यहाँ पे सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति के तौर पे एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था इकोवास। इसमें 15 मेंबर ग्रुप थे, लेकिन इसमें से बुर्किना फासो जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अलग निकाल दिया गया है। गिनिया जो है इसको भी अलग कर दिया गया है। माली जो है इसको भी अलग कर दिया गया है। जो नाइजीरिया में जहाँ पे अभी तख्ता पलट हुआ है वो भी इससे अलग है अभी फिलहाल, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मैं इकोवास की और भी यहाँ पे बात बताऊँ, ठीक है, तो देखिए, तो इसका फुल फॉर्म ही देख लीजिए, द इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी कि ये आर्थिक समुदाय है, ठीक है, एक आर्थिक समुदाय है जो वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स के मिल के बनाते हैं। जो वेस्ट अफ्रीका स्टेट हैं, ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये जो वेस्ट अफ्रीका यानी पश्चिम अफ्रीका स्टेट है, ये लोग मिल के इकोवास बनाते हैं, और इकोवास में सैन्य शक्ति भी है, और इनको सपोर्ट फ्रांस और US द्वारा होता है, अमेरिका द्वारा होता है, ठीक है। फ्रांस और अमेरिका इसको सपोर्ट करते हैं। और ये लोग कहें, इकोवास वाले कहें कि नाइजर से कि आप नाइजर में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है, तो वहाँ के जनरल जो है उनसे कहें कि आप जल्दी से जल्दी जो लोकतंत्र रूप से चुनी हुई सरकार है उसको सत्ता हस्तांतरण कर दिए, नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सैनिक भेज देंगे। इसीलिए भारत ने कहा कि इसीलिए भारत ने अपने नागरिकों से कहा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके नाइजर को छोड़ दें, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से इतनी सारी जानकारी मिली। आप देख सकते हैं नाइजर की लोकेशन यहाँ पे और नाइजीरिया की लोकेशन इसके साउथ में दिखेगी आपको, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे।
आगे चलें तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस भी मनाया गया है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस हैं, जैसे 6 अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, 6 अगस्त को ही एंटी न्यूक्लियर डे मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। 8 अगस्त की बात करें तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो दिवस था उसको मनाया जाता है और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाएगा और 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। 15 अगस्त को भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है 19 अगस्त को, ठीक है। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में उस राज्य का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। केरल में ये बात चल रही है कि केरल की जो असेंबली है ना, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है और उसने कहा है कि हम अपने स्टेट का रीनेम करना चाहते हैं और जो नया नाम होगा वो होगा केरलम, ठीक है। केरल से केरलम करना है, ये कह रहे हैं कि हम अपने राज्य का नाम बदलना चाहते हैं। तो ये अपने यहाँ तो विधानसभा में ये अप्रूवल दे चुके हैं, लेकिन इनको अगर नाम बदलना है अपने राज्य का तो केंद्र सरकार से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि जो आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद जो 3 है, उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में अगर परिवर्तन करना है आपको तो केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं केंद्र सरकार अप्रूवल देती है कि नहीं देती, वैसे दे देगी, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये केरला है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं केरला का मैप, यहाँ पे देख सकते लोकेशन देख सकते हैं और इसकी जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में सबसे अच्छा देश कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है भूटान, ठीक है। ऑप्शन है भूटान सबसे अच्छा देश है, जहाँ दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा देश है जहाँ पे बहुत ही बेहतर क्वालिटी का इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, ठीक है। अगर कहेंगे दक्षिण एशिया में कौन कौन देश आते हैं तो दक्षिण एशिया में ये टोटल 8 देश आते हैं, ठीक है, जिसमें भारत भी शामिल है। यहाँ पे आप देखेंगे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश इधर दिखेगा आपको और इधर दिखेगा आपको श्रीलंका और यहाँ पे दिखेगा आपको मालदीव, ठीक है। तो ये टोटल 8 देश हैं जो दक्षिण एशिया में शामिल हैं। आगे चलेंगे प्रश्न की तरफ। तो कल का रिवीजन यहाँ पे देख लेते हैं। जंगल का राजा माने जाने वाले शेर को बेशक ही किसी परिचय की आवश्यकता न हो, मगर आवश्यकता है लगातार गिरती शेरों की आबादी को नियंत्रित करने की। तो इसी उद्देश्य से हर साल कब विश्व शेर दिवस मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। आगे चलें रिवीजन की तरफ। तो अभी हाल ही में किस देश में मोटू फौवा कंक्रीट वाटर सिस्टम, यानी मोटू फौवा वहाँ पब्लिक जो स्कूल है उसका नाम है, और कंक्रीट वाटर सिस्टम यानी कि ये जो है ना एक मतलब पानी का टंकी बनाया जाएगा, बहुत बड़ी पानी की टंकी बनाया जाएगा जो मोटोफोगा पब्लिक स्कूल है उसको पूरी तरह से पानी प्रोवाइड किया जा सके, स्वच्छ पानी प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो इस परियोजना के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि से 7 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता किसे देगा भारत? इसका सही जवाब है तुवालू को ये देने वाला है, ठीक है। आगे चलें तो किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में वीर सावरकर पे अध्याय शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश ने शामिल किया है। आगे चलें तो बढ़ते साइबर खतरों के मद्देनजर देश के साइबर सुरक्षा उपायों को उन्नत करने के लिए घरेलू रूप से विकसित नया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है माया, ठीक है, इसका नाम है माया, सॉरी। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो मैं यहाँ पे बताया था कि न्यूज की तरफ भी कवर किया था डोम यानी कि डीप ओशन मिशन की बात किया था। डीप ओशन मिशन के तहत मत्स्य 6000 नामक एक सबमरीन बनाया जाएगा, एक तरह समरसेबल बनाया जाएगा जो समुद्र है उसके नीचे जाएगा 6000 मीटर तक, तो उसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे अभी हाल में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी नामक शब्द यानी समलैंगिकता नामक शब्द के प्रयोग पर यानी यूज पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका सही जवाब है इराक ने ऐसा किया है, ओके। आगे चलें तो NRF बिल यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ पे एक कथन है वो बताना है। इसके प्रधानाध्यक्ष क्या प्रधानमंत्री होंगे? सही है। इसमें 5 वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ये भी सही है। इसके तहत देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम होगा
तरंग शक्ति। ठीक है। अब पुलिस की ताकत को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन इकाई की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई में अभी हाल ही में पहली पुलिस ड्रोन इकाई की शुरुआत की गई है। और हाल ही में मनाया गया चिखल कालो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब है गोवा से है। ठीक है। और इस भगवान श्री कृष्ण के याद में मनाया जाता है। और हाल ही में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब है भारत ने इसको जीत लिया है। ठीक है। फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि हाँ सर ये सुधार कर लीजिए, तो इसमें मैं सुधार करूंगा जरूर, लेकिन आप सजेशन करने के लिए कमेंट बॉक्स में जवाब तो दिया करिए। ठीक है। तो फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।